डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा आपको पता है कि चैप्टर सेकंड हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके राउल्स लो वाले पार्ट तक हम पहुंच चुके हैं। उससे पहले जो पार्ट की हमने किया, जैसा कि मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जिस्ट शो करना चाहूँ तो आपने पहले भी नोट कर ली हैं। वैसे यूनिट सेकंड के जो सॉल्यूशन चैप्टर के जिस्ट हैं उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको ये पता है कि सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही फिजिकल स्टेट आपके सॉल्यूशन की होगी। तो पता है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, उस बेस पर तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है ना, वो कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट ना। जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि जिसका अमाउंट कम होता है ना वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। हमेशा ऐसा नहीं है। आप मान लो 90 ग्राम शुगर ले लें हैं और 10 ग्राम वाटर, 90 ग्राम शुगर प्लस 10 ग्राम वाटर। अब ये थोड़ी ना कि वाटर है ना उसका 10 ग्राम ही है तो इसको सॉल्यूट कहते हैं। शुगर को वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वहाँ सॉल्वेंट कौन है? वाटर। सॉल्वेंट वो लिक्विड है। तो जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट वन सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड वन गैस। और इसमें भी तीन तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे सॉलिड सॉल्यूशंस की बात करें तो सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सॉल्यूट है ना वो भी सॉलिड हो सकता है सॉल्वेंट की तरह। सॉल्यूट में भी लिक्विड तो उसको कहेंगे लिक्विड इन सॉलिड, और सॉल्यूट में भी गैस तो उसको कहेंगे गैस इन सॉलिड। आपने सॉल्वेंट को कॉमन कर रखा है फर्स्ट केस में। फर्स्ट केस में सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड्स। तो सॉलिड में आपने सॉलिड मिक्स किया, या सॉलिड में आप लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, या सॉलिड में आप गैस मिक्स कर रहे हैं, उस पर तीन पॉसिबिलिटी हो गई। इससे रिलेटेड जो टेबल मैंने एक दो बार पहले भी आपको क्लास में बता दिया है, उससे रिलेटेड आप टेबल ये कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स पहले कंप्लीट कर चुके हैं सारी कंसंट्रेशन टर्म्स। कुछ यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखी हैं रेड मार्क से। ये कंसंट्रेशन टर्म्स है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंस है, डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी। ऐसी कोई भी कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम फॉर्मूले में इन्वॉल्व होता है, या वॉल्यूम बेस्ड कोई कंसंट्रेशन टर्म है, तो वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट फिनोमिना है। ऐसा कोई फॉर्मूला जिसमें केवल मास ही इन्वॉल्व हो, जैसे मास बाय मास टर्म है, जितने भी, वो सारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं। जबकि वॉल्यूम परसेंटेज, हम यहाँ बात करें द वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, या मोलरिटी, इज मैन मोलरिटी, नॉर्मलिटी, इनके फॉर्मूले में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व होता है ना। जैसे इसका भी फॉर्मूला आपको पहले से पता है, मोलरिटी का फॉर्मूला ना, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इसको क्या लिखते हैं? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ ना, वॉल्यूम इन्वॉल्व हुआ तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो गया। यदि यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट लेते तो वो मोलरिटी का फॉर्मूला होता। आपको पहले इसके बारे में आइडिया है आपको, मोलरिटी और मोलरिटी। तो मोलरिटी में यहाँ चेंज होता है डिनोमिनेटर में, यहाँ मास होता है, तो मास बाई मास टर्म हो गया है ना, तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये तो स्टूडेंट पहली वाली क्लास से रिलेटेड टॉपिक थे। आज के टॉपिक पर आते हैं हम। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट राउल्स लॉ and ideal and non-ideal solution. Raoult's law and ideal and non-ideal, and then azeotrophs. Students, let's start with Raoult's law. तो देखिए, राउल्ट्स लॉ समझने से पहले हमें वेपर प्रेशर के बारे में आइडिया होना चाहिए कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ये क्लास 11 का भी कॉन्सेप्ट है वेपर प्रेशर। तो स्टूडेंट, सपोज आपके पास एक बीकर है
और उस बीकर में कुछ कोई लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड आपने रखा है बीकर में, और उसकी अपर मोस्ट लेयर, जैसे ये उस लिक्विड की मैंने अपर मोस्ट लेयर बना दी। अब जो अपर मोस्ट लेयर वाले लिक्विड पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी है ना, ये कुछ एनर्जी गेन करेंगे नीचे वाले पार्टिकल से, इधर से। तो ये एनर्जी गेन करके ये ऊपर गैसेज स्टेट में आ जाते हैं। यहाँ से कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये गैसेज स्टेट में। तो यदि ये अनकवर है, बीकर पे आपने कोई कवर नहीं लगा रखा, तो ये एटमॉस्फेयर में भी निकल जाएंगे पार्टिकल। धीरे धीरे इवोपोरेशन चलता रहेगा यहाँ पे। लेकिन यदि इसने आपने इसको कवर कर रखा है, सपोज यू कवर विद ए वॉच ग्लास, देन व्हाट हैपन्स, पार्टिकल्स बाहर नहीं जा सकते। तो पार्टिकल जैसे ही इस वॉच ग्लास से टच होंगे तो अपनी एनर्जी इसको वॉच ग्लास को दे देंगे, और वो जो पार्टिकल पहले ऊपर की साइड जा रहा था, जो पार्टिकल्स पहले ऊपर इवोपरेट हो रहा था इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू, इवोपरेशन, वही पार्टिकल अब क्या होंगे, वापस नीचे की साइड भी आ जाएगा। कंडेंसेशन, तो स्टार्टिंग में इवोपरेशन ज़्यादा था, कंडेंसेशन था ही नहीं, क्योंकि पार्टिकल बहुत ही कम थे या कंडेंस नहीं हो रहे थे। धीरे धीरे कंडेंसेशन भी स्टार्ट हुआ। एक स्टेज ऐसी पहुंची यहाँ पर जिस पर रेट ऑफ कंडेंसेशन एंड रेट ऑफ इवोपरेशन बिकम्स इक्वल। उस पर्टिकुलर स्टेज पर, है ना, उस पर्टिकुलर स्टेज पर जो प्रेशर यहाँ पर अपर मोस्ट लेयर पर फील हो रहा है, इस लेयर पर, है ना, जो प्रेशर ये पार्टिकल्स, ये गैसेस पार्टिकल जो प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करेंगे ना, वो होता है आपका वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, इट इज द प्रेशर exerted over uppermost layer of liquid by the vapors of liquid. It is a particular property of a liquid. Some liquids are more volatile, some are less, like water and petrol. तो petrol is more volatile. पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वाटर का कम होगा। वाटर एंड एल्कोहल दोनों मिक्स कर दें, सपोज वाटर एंड एल्कोहल दोनों मिक्स कर दें, तो क्या होगा उस केस में। सपोज मैंने कुछ एल्कोहल मॉलिक्यूल्स की इसी में, कि ये पार्टिकल्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स आपके ज़रूरी नहीं सारे, मतलब ऐसे कोई फिक्स ऑर्डर में ही हो, एल्कोहल वाटर, इट मे बी एल्कोहल वाटर, कुछ अपर मोस्ट लेयर पर कुछ लिक्विड ए हो गया प्लस वहाँ पर लिक्विड बी, ये मिक्सचर बना दिया आपने सॉल्यूशन का। अभी राउल्स लॉ की तरफ मूव कर रहे हैं अपन ना। आपने क्या करा है, मिक्सचर बना दिया यहाँ पर ए और बी। स्टार्टिंग में पहले प्योर वाटर था, तो उसका वेपर प्रेशर आपने बता दिया कि ये प्योर सॉल्वेंट का कुछ वेपर प्रेशर है, उसको अपन पी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली पी नोट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। यदि P1 नोट लिखा है तो इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। और यदि P2 नोट लिखा है तो उस केस में इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। मतलब हम P2 नोट की बात कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। कांस्टेंट क्वांटिटी कैसे, कि आपने एक बीकर लिया और उस बीकर में केवल एल्कोहल पार्टिकल्स रखे हैं, उसको ऊपर से कवर कर रखा है ना। तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, वो हो गया P2 नोट। और एक बीकर है, उसमें आपने केवल वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो कवर है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर कुछ वेपर प्रेशर अप्लाई होगा इस लेयर के ऊपर कुछ प्रेशर लगेगा, उसको क्या बता दिया, P1 नोट। तो ये नोट क्या बताता है यहाँ, कि यहाँ पर प्योर कंपोनेंट है, आइदर कंपोनेंट ए या बी, वो अपने प्योर स्टेट में है, दोनों मिक्सअप नहीं है। हाँ, मिक्स करने के बाद क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया, यहाँ राउल्स लॉ अप्लाई होगा। अभी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मिक्सचर बन गया। तो ये ऊपर गैसेज स्टेट की बात करें तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर एल्कोहल के होंगे,
जो मैंने डार्क कर दिए हैं ये अल्कोहल के पार्टिकल्स हैं और कुछ वाटर के हैं। तो दोनों वोलेटाइल लिक्विड थे। पहली चीज आपने मिक्सचर किसका लिया, मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स ए प्लस बी, इस केस में आपने वाटर एंड एल्कोहल ले रहे हैं ना। इस मिक्सचर बनाने के बाद इसका गैसेज स्टेट में जो वेपर प्रेशर है ना, इसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा। दोनों मीन्स एल्कोहल एंड वाटर, मतलब यहाँ कुछ पार्शियल प्रेशर कंपोनेंट 1 और कुछ पार्शियल प्रेशर होगा वो कंपोनेंट 2। 1 स्टैंड फॉर वाटर और सेकंड 1 आपका एल्कोहल। वो एग्जाम्पल ले रहे हैं, पर मतलब यहाँ 2 कंपोनेंट हो गए ए और बी या 1 एंड 2। इन दोनों के मिक्सअप के कारण जो वेपर प्रेशर होगा ना, अब इनका कितना, इसको P1 को क्या कहेंगे, ये P1 जो अपन बोल रहे हैं ना, ये पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 एंड P2 इज इक्वल टू partial vapor pressure of liquid 2. Now Raoults state that एक मिक्सचर की बात करें कि सॉल्यूशन है एक, है ना, मिक्सचर और एक सॉल्यूशन है। इन ए सॉल्यूशन ऑफ in a solution of 2 or more volatile liquids, ये मिक्सचर बनाया आपने, उसमें जो पार्शियल वेपर प्रेशर है volatile liquids, the partial pressure of component 1 या component 2, partial pressure of any component or each component is directly proportional to its mole fraction present। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या मीनिंग निकला जो स्टेटमेंट हमने लिखा है अभी, कि जैसे फर्स्ट कंपोनेंट का ये P1 है, इसको क्या कहेंगे अपन, क्या बोल रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1। कितना होगा इसमें, ये P1 सपोज लिक्विड है, तो लिक्विड के कारण वेपर प्रेशर यहाँ कितना लगेगा, जितने ये वाटर के जितने पार्टिकल्स होंगे उतने। सपोज यहाँ वाटर कम होता, ये पार्टिकल्स यहाँ पर नहीं होते ना, कुछ एक ही होते। अभी मैंने 1 2 3 4 5 तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, और जो डार्क में दिख रहे हैं आपको, ये डार्क वाले, ये सारे एल्कोहल के पार्टिकल्स हैं। तो इनका प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा, कितना कंट्रीब्यूशन है दोनों का, डार्क वाले कितने हैं और ये लाइट पार्टिकल्स कितने हैं। मान लो वाटर होता ही नहीं, इसमें वाटर बहुत कम होता, तो यहाँ एक या 2 वाटर मॉलिक्यूल ही होते, और ज़्यादा होता, वाटर ज़्यादा होता तो हम कुछ और वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं यहाँ की। ये वाटर के कारण पार्शियल प्रेशर है ना, ये ज़्यादा हो रहा है, फिर ना मैन यहाँ पर फिर वाटर ही लगाएगा प्रेशर। तो ये कितना प्रेशर लगना है वो डिपेंड करेगा इसके मोल फ्रैक्शन कितने हैं। यदि वाटर के मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो P1 ज़्यादा होगा, तो P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। वही चीज़ यहाँ लिखना चाह रहे हैं कि P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1, P1 इज इक्वल टू P1 नोट X1, P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X2 एंड P2 इज इक्वल टू P2 नोट X2। तो स्टूडेंट्स P1 और P2 को तो आपने पहले ही बता दिया है क्या है। अब P1 नोट इज इक्वल टू P2 नोट क्या है, यहाँ X1 क्या है और X2 क्या है, ये भी आपको यहाँ मेंशन करना है। तो P1 नोट मतलब प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर, ये प्योर एल्कोहल का।
अब जरूरी नहीं कि वाटर और एल्कोहल ही लें हमेशा, जो दो लिक्विड हैं वो प्योर स्टेट में है, तो P1 नोट में भी मेंशन है इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 या प्योर लिक्विड 1, प्योर कंपोनेंट 1 या प्योर लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, प्योर लिक्विड 1, इट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड और कंपोनेंट 2, x1 मोल फ्रिक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 और लिक्विड 1 and it is mole friction of liquid 2. तो स्टूडेंट्स इट इज द राउल्स लॉ, और अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ यहाँ पर जो टोटल प्रेशर लगेगा, एक्चुअली इस लेयर पर कितना प्रेशर लगना है वो एल्कोहल के कारण भी होगा और वाटर के कारण भी होगा, दोनों के कारण है ना। तो यहाँ जैसे P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, और जो टोटल प्रेशर यहाँ लगना है PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये राउल्स लॉ अप्लाई करेंगे अभी। डाल्टन्स लॉ, तो देखिए PT इज इक्वल टू P1 प्लस P2, तो जो वैल्यू है ना P1 और P2 की, दोनों वैल्यू यहाँ पर हम दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। P1 क्या है, लेट्स डू फास्ट, इट इज P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2, then PT equal to P1 नोट। स्टूडेंट्स x1 may be replaced by x1 plus x2 is equal to 1, मोल फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है, तो x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2, या आप लिख सकते हैं x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। तो हम पहले ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ और ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। इट इज रिप्लेस्ड, x1 इज रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस x2 प्लस P2 नोट x2, तो PT इज इक्वल टू P1 नोट माइनस P1 नोट x2 प्लस P2 नोट x2, ब्रैकेट ओपन कर दिया, P1 नोट से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो PT इज इक्वल टू P1 नोट, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, ये वाली वैल्यू पहले लिख लें, माइनस P1 नोट x2। ऐसा क्यों किया, वो स्टूडेंट्स वन प्रॉब्लम इस क्या किया, P2 नोट x, हाँ ठीक है, ओके। ये ऐसा कि ये वैल्यू है ना, ये वाली पहले वाली वैल्यू इधर रख दी, क्योंकि हम x2 यहाँ पर कॉमन लेना चाह रहे हैं, x2 तो यहाँ पर आता, तो माइनस, इस माइनस वाली क्वांटिटी को इधर लिख दिया, तो PT इक्वल टू P1 नोट प्लस, इन दोनों में आपने x2 कॉमन रख लिया, ये क्या आ गया P2 नोट माइनस P1 नोट, ये एक इक्वेशन आ गई ना। इफ वी प्लेस x2 इक्वल टू 1 माइनस x1, यदि ये हम यूज करते ना यहाँ, तो अपनी सेम इक्वेशन ये आ जाती कि PT इज इक्वल टू P2 नोट प्लस x1 P1 नोट माइनस P2 नोट। तो इन दोनों इक्वेशन से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो टोटल प्रेशर है ना सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है ना, वो किसी एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि ये तो देखो तीनों जो क्वांटिटी ना ये कांस्टेंट हैं, P1 नोट है ना और P2 नोट, ये क्या है, कांस्टेंट है।
तो ग्राफ से भी और आपको क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर पी टी है ना वो x1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है, यहाँ पर है ना x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ है। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो होगा कि दोनों लिक्विड में से जो मोर वोलेटाइल है ना, दोनों लिक्विड में से जो मोर वोलेटाइल होगा उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा टोटल प्रेशर। जैसे अल्कोहल वाला केस है, अल्कोहल में अपने अल्कोहल को सेकंड कंपोनेंट का है ना, तो ये x2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हम अभी ये ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, उससे आपको और चीज़ें क्लियर होगी। राउल्स लॉ से ही अपन ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। राउल्स लॉ का स्टेटमेंट यही है कि P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। तो जस्ट वांट टू प्लॉट ग्राफ फॉलोइंग राउल्स इक्वेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं वो राउल्स लॉ की इक्वेशन अपना ये है कि P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1 और P2 इक्वल टू P2 नोट x2। मतलब जो मैथ्स की इक्वेशन है ना y इज इक्वल टू mx, उसको फॉलो कर रहे हैं। y एक्सिस पे तो या तो P1 होगा या फिर आपका P2 होगा। x एक्सिस पे या तो x1 है या x2 है, और स्लोप जो कि m के इक्वल है वो यहाँ पर या तो P1 नोट या फिर P2 नोट, ये वैल्यू स्लोप की होगी। अब कैसे ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हैं देखिए अपन। मैं जैसे ये वाली इक्वेशन है सेकंड वाली, मैं यहाँ कहूँ कि x2 इज इक्वल टू 0 एंड अच्छा पहली चीज़ x एक्सिस पे हम मोल फ्रैक्शन लेंगे और y एक्सिस पे हम लेंगे वेपर प्रेशर। ग्राफ किसके बीच में? वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, यही तो है। वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। तो y एक्सिस पे ये है, x एक्सिस पर ये है मोल फ्रैक्शन। तो इसका स्लोप आएगा P1 नोट, और एक यहाँ पर जब मोल फ्रैक्शन है ही नहीं, x2 सेकेंड कोई है ही नहीं, तो उसका वेपर प्रेशर भी जीरो ही होगा। और जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा इस साइड, यहाँ पर आ रहे हैं मोल फ्रैक्शन x2 इंक्रीज होते होते कितना हो सकता है 1, x2 1 पहुँच गया, तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ स्ट्रेट लाइन और ये जो पॉइंट है ना, ये आपका प्योर स्टेट में ये P2 नोट को बताएगा, ये कि यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, फर्स्ट कंपोनेंट ही है, पूरा 100% वही है, और उसके कारण जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या है? P2 नोट। P2 नोट इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड सेकेंड। तो इस लाइन पे हमने क्या फॉलो किया कि P2 है ना वो P2 नोट इंटू x2। ऐसे ही यहाँ पर हम x2 यदि 1 है, यहाँ सेकेंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ x1 कितना होगा और यहाँ पर x1 कितना होगा, है ना। इधर x2 बढ़ रहा था, यदि इधर आए तो आपका x1 इंक्रीज होगा इस साइड। तो यहाँ x1 0 है, सॉरी यहाँ पर x1 0 है, और ये इधर x1 इधर इंक्रीज हो रहा है, x2 इस साइड इंक्रीज हो रहा है। तो x1 0 से बढ़ते बढ़ते 0.1 0.2 0.3 है ना, इट मे बी रीच्ड अप टू 1। तो इस केस में यहाँ पर भी लिक्विड 1 का जो वेपर प्रेशर है, लिक्विड 1 का वो इनिशियली 0 है, लेकिन जैसे जैसे इसके मोल फ्रैक्शन बढ़ेंगे ना तो ये भी इंक्रीज होगा, है ना। ये भी एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा यहाँ, और यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1, और ये इस पॉइंट पर जो y एक्सिस को टच कर रहा है इस पर होगा P1 नोट। इट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 और ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। तो इन दोनों पॉइंट्स को देख करके आप एक चीज़ तो बता सकते हैं कि
कि कौन सा लिक्विड मोर वोलेटाइल है, कौन सा लिक्विड मोर वोलेटाइल है दोनों में से। ये लिक्विड मोर वोलेटाइल है ना, इसलिए इसको ऊपर लिखा है। यदि फर्स्ट वाला कंपोनेंट मोर वोलेटाइल होता तो बस ग्राफ की नेचर थोड़ी ऐसी हो जाती, मतलब ये इन्फ्लेटेड हो जाता, ये वाला पार्ट इधर चला जाता, ये पार्ट इस साइड आ जाता है ना। तो इसमें अपने क्या करा है कि ये लिक्विड सेकेंड कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल देन फर्स्ट वन। तो स्टूडेंट जैसे ही दोनों को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा वो इस लाइन को फॉलो करेगा ना। और यहाँ हम लिखेंगे PT इक्वल टू P1 प्लस P2, मतलब इस लाइन में इधर क्या इंक्रीज हो रहा है, इधर किसके मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहे हैं, इस साइड x2 0 से 1 की तरफ जा रहा है। मतलब ये जो टोटल प्रेशर है ना, ये किस पर डिपेंड किया, इस इक्वेशन की एक फॉर्म और भी है, ऊपर देख रहे हैं हम, इस इक्वेशन की इन दोनों में से कोई एक फॉर्म और हो सकती है। तो यहाँ हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल, तो PT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, PT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2। तो यहाँ PT टोटल प्रेशर x2 के बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है ना। तो ये पूरा ग्राफ राउल्स लॉ से ही रिलेटेड है, राउल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन। ये ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी है, कोई ऐसा सॉल्यूशन जो कि राउल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन है। Students, it's all about Raoult's law, and then we will study about ideal and non-ideal solution. Before starting ideal and non-ideal solution, we have to solve one question given in your book. Student देखिए, एक क्वेश्चन मेंशन है यहाँ, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड dichloromethane CS2Cl2 at 298 Kelvin are 200 millimeter of Hg and 415 millimeter Hg respectively। मतलब प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर यहाँ पर मेंशन है। तो स्टूडेंट्स आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू दिया है। P1 नोट मेंशन है, P2 नोट भी दिया हुआ है। मोर वोलेटाइल कौन सा है दोनों में से, एक का वेपर प्रेशर इतनी आ रहा है, दूसरे का, तो अपने सेकंड वाले को मोर वोलेटाइल बता दिया कि ये कितना है, दिस वन वैल्यू ये होगी 415 और P1 हो गया 200। ठीक है। फर्स्ट पूछा है, द कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ CS2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का पता करना है, मतलब PT पता करना है आपको, PT। तो स्टूडेंट्स यदि आप PT आपको पता करना है तो दो चीज़ें हैं, एक तो P1 प्लस P2 इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, हाँ, पहले P1 कैलकुलेट करेंगे फिर P2 कैलकुलेट करेंगे। और एक PT का फॉर्मूला ये भी है, अभी जो हमने इक्वेशन को लिखा था कि P1 नोट प्लस x2 इंटू P2 नोट माइनस P1 नोट, इससे भी कर सकते हैं। ये अभी एक फाइनल इक्वेशन आपने बनाया था ना। यदि ये इक्वेशन कई बार क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि P1 में से माइनस करें या P2 या कौन सा पार्ट किधर रखें, तो सीधा सा है डाल्टन्स लॉ से रिलेटेड आप ये वाली इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, PT इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 क्या होगा, P1 इक्वल टू P1 नोट इंटू x1 और P2 नोट इंटू x2। P1 नोट और P2 नोट मेंशन है, x1 और x2 पता करना है ना। अब x1 और x2 क्या होते हैं, x1 इज इक्वल टू n1 अपॉन n1 प्लस n2 और x2 इक्वल टू 1 माइनस x1। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो थोड़ा लेंदी है, न्यूमेरिकल थोड़ा लेंदी है, स्टेप टू स्टेप जाना पड़ेगा। तो आपने पहले मोल्स पता कर लिए है ना, पहले देखो आपने n1 पता कर लिया यहाँ, फिर आपने n2 पता कर लिया, फिर दोनों का टोटल कर लिया n1 प्लस n2, टोटल नंबर है ना। आपने यहाँ n1 प्लस n2 यहाँ कैलकुलेट कर लिया, फिर क्या पता करा, मोल फ्रैक्शन x1 पता कर लिया, फिर ये क्या x2 पता कर लिया। x1 कैसे होता है, x1 कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला है आपके पास, इट इज़ n1 अपॉन n1 प्लस
N2, है ना। तो दिस वन N1 0.47 डिवाइडेड बाई टोटल 0.4683, और ऐसे ही x2। और जब x1 और x2 आ गए, अच्छा इसने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है ना। कौन सा फॉर्मूला लिया इसने, ये इस फॉर्मूले से किया है ना। इससे न करके आप यहाँ से ये भी कर सकते थे। तो स्टूडेंट सिंपल सा है, जब आंसर सामने है तो बहुत इजी हो जाता है वैसे भी। सेकेंड पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। एक पार्ट और दिया है, ये हमने क्लास में भी डिस्कस नहीं किया था। आप इस बुक में ऊपर देखें कि एक फॉर्मूला और भी यूज़ करते हैं जब वेपर फेज में बात करें। ये तो लिक्विड फेज में होता है। जब वेपर फेज में बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1 वेपर फेज में, देन डाल्टन्स लॉ को इस टाइप से लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू Y1 इंटू पी टोटल। अभी y1 और y2 क्या है, पहले अपन जो x1 x2 ले रहे थे, यहाँ पर y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इन द वेपर फेज। y1 एंड y2 क्या है, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है ना, उनकी वैल्यू है। x1 एंड x2 तो क्या होते हैं, लिक्विड फेज में जो उसके मोल फ्रैक्शन है, और y1 और y2 वेपर फेज में। तो इसके लिए फॉर्मूला सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लिखना है, या वो वैसे फॉर्मूला नहीं लगा देना है आपको सीधा कि P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू Y1, वैसे नहीं होगा, है ना। P1 इज इक्वल टू P1 नोट इंटू x1, ये लिक्विड स्टेट के लिए हो गया, है ना। लेकिन अब यदि वेपर फेज में बात करेंगे तो वेपर फेज के फॉर्मूले में टोटल प्रेशर इन्वॉल्व होता है, टोटल प्रेशर की बात होती है वहाँ। तो P1 इज इक्वल टू Y1, इसकी जगह Y1 होगा, और P1 नोट की जगह टोटल प्रेशर की बात होती है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, मतलब आपको y1 एंड y2 टू बी कैलकुलेटेड। स्टूडेंट y1 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है आपके पास, फॉर्मूला ये कहता है कि राउल्स लॉ जैसा ही है, थोड़ा सा PT का ध्यान रखना है वहाँ। P1 इज इक्वल टू y1 टू P टोटल, नोट P1 नोट,